नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 360। मैं हूं पद्मजा जोशी। सबसे पहले खबर दिल्ली से, जहां मंत्री संदीप कुमार की बर्खास्तगी के बावजूद दिल्ली की सियासत में सेक्स स्कैंडल का तूफान थमा नहीं है। सीएम के घर के बाहर बीजेपी ने प्रोटेस्ट किया तो केजरीवाल ने बचाव में वीडियो संदेश जारी कर दिया। लेकिन सबसे हैरान किया बर्खास्त मंत्री संदीप कुमार ने, जिन्होंने अपने बचाव में दलित कार्ड खेल दिया। सेक्स स्कैंडल पर अपने महिला और बाल विकास मंत्री संदीप कुमार को हटाकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने विवाद से पीछा छुड़ाने की तो भरसक कोशिश की थी, लेकिन बीजेपी चुप नहीं बैठी। सुबह केजरीवाल के घर पर धावा बोल दिया। सत्याग्रह और उपवास की कोख से पैदा आम आदमी पार्टी की शुचिता दांव पर लगी थी। इसे देखते हुए केजरीवाल के लिए भी चुप रहना मुश्किल हो गया, लेकिन मीडिया के बीच आने के बजाय उन्होंने वीडियो संदेश जारी कर दूसरे दलों से खुद को अलग दिखाने की कोशिश की। उनकी 3 स्तर के ऊपर खूब जांच कराते हैं कि भाई इसकी इमेज कैसी है, इसने कभी गड़बड़ तो नहीं की थी, लेकिन फिर भी किसी के माथे पे नहीं लिखा कि वो कैसा है। हमने दूसरी पार्टियों की तरह उसके ऊपर पर्दा डालने की कोशिश नहीं की, उनकी गलत हरकतों पे पर्दा डालने की कोशिश नहीं की, उनको जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं की, उनको बचाने की कोशिश नहीं की, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की। लेकिन केजरीवाल की सफाई का ज्यादा असर नहीं हुआ। एक समारोह में शामिल होने जब वो ताल कटोरा स्टेडियम पहुंचे तो महिलाओं ने उन्हें काले झंडे दिखाए। इस बीच सेक्स स्कैंडल में बर्खास्त मंत्री संदीप कुमार भी सामने आए। अश्लील सीडी के बचाव में उन्होंने दलित कार्ड पेश किया। जो ना, मैं इसमें नहीं हूँ और बिल्कुल तथ्यहीन चीज है और ये जांच का विषय है। ये खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा दलित होने का। ठीक है, मैं गरीब हूँ और दलितों में महादलित हूँ, वाल्मीकि समाज से हूँ। गौरतलब है कि बुधवार शाम दिल्ली सरकार के महिला और बाल विकास मंत्री संदीप कुमार की अश्लील सीडी और तस्वीरें सामने आई थी। सीडी की एक कॉपी आज तक के पास भी है। सीडी के उजागर होते ही दिल्ली सरकार में हड़कंप मच गया। बुधवार रात के करीब 8:30 बजे सीएम अरविंद केजरीवाल ने संदीप कुमार को बर्खास्त करने का ऐलान कर दिया। हालांकि कार्रवाई के बावजूद आम आदमी पार्टी की शुचिता की राजनीति के दावे पर सवालिया निशान लग गया है। अहमद अजीम, अंकित त्यागी और पंकज जैन के साथ मणिदीप शर्मा, दिल्ली, आज तक। आम आदमी पार्टी का बीजेपी और कांग्रेस को एक ही चीज कहना है कि हमने तो अपने मंत्री को बर्खास्त किया, आपने दागी नेताओं का क्या किया। पर उसके बावजूद संदीप कुमार की सेक्स सीडी पर दिल्ली की सियासत गर्मा गई है। मंत्री को हटाने और केजरीवाल की सफाई के बावजूद बीजेपी और कांग्रेस का हल्ला बोल अभी भी जारी है। कांग्रेस की ये महिला कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर केजरीवाल का इस्तीफा मांगने पहुंची है। तस्वीरें देखिए, नारेबाजी हो रही है, पुतले फूके जा रहे हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री रहे संदीप कुमार के सेक्स स्कैंडल को लेकर प्रदर्शनकारियों में जबरदस्त गुस्सा नजर आ रहा है। जो साफ सुथरी राजनीति की बात करते थे, आज आधे उनके मंत्री कहीं करप्शन, कहीं सेक्स स्कैंडल, कहीं फेक डिग्री में फंसे हुए हैं। 6 विधायक उनके महिला शोषण के उन पे आरोप हैं। अगर ये कहें कि सेक्स स्कैंडल पर दिल्ली की सियासत में तूफान उठा है तो गलत नहीं होगा। आप भले सफाई दें, लेकिन विपक्ष के सवालों की झड़ी कम नहीं पड़ रही। इस बीच सेक्स सीडी को लेकर कुछ नए दावे सामने आए हैं। विधानसभा चुनाव में संदीप कुमार के कैंपेन मैनेजर रहे लोकेंद्र राणा का दावा है कि संदीप ने लड़की को ब्लैकमेल करने के लिए खुद इसे शूट किया था। तो पहले भी कई बार ऐसा देखने में मेरे को देखने भी, और मेरे पास ऐसे कुछ प्रूफ्स भी है, कुछ सबूत भी है, जिसके आधार पे मैं कह सकता हूं कि महिलाओं का इन्होंने कभी भी अपनी लाइफ में कभी भी सम्मान नहीं किया। अभद्र गालियां जो अब्यूजिंग ये महिलाओं को करता था वो इतनी गंदी है कि मैं कैमरे के सामने बोल नहीं पाऊंगा। दिल्ली में सरकार बनाने के बाद संदीप कुमार तीसरे मंत्री हैं जिन्हें केजरीवाल को हटाना पड़ा। फर्जी डिग्री केस में जितेंद्र तोमर की छुट्टी हुई थी तो करप्शन के इल्जाम में असीम खान की और अब संदीप कुमार। इस तरह आरोपों और कार्रवाई की जो रफ्तार है, ऐसे में कई स्तरों पर जांच के बाद नेताओं को टिकट देने के दावे पर सवाल तो वाजिब ही है। अहमद अजीम और रोशनी ठोकने के साथ अशोक सिंघल,
दिल्ली आज तक। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बापू की हत्या को लेकर दिए गए बयान पर आरएसएस से माफी मांगने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में मानहानि के मुकदमे की सुनवाई में राहुल ने साफ कर दिया कि वो अपने हर एक शब्द पर कायम हैं। अब राहुल भिवंडी कोर्ट में मुकदमे का सामना करेंगे। राहुल माफी नहीं मांगेंगे, केस लड़ेंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या के पीछे आरएसएस के लोगों का हाथ बताने वाले बयान पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के भिवंडी की अदालत में मानहानि का मुकदमा लड़ने को तैयार हैं। राहुल ने सुप्रीम कोर्ट में फिर दोहराया कि वो अपने हर एक शब्द पर कायम हैं। तो हमने कहा कि जो हमने कहा है पहले उस पे हम कायम हैं, हम कोई और बयान नहीं देने वाले। और अगर आप समझते हो कि इसमें मामला स्पष्ट होना चाहिए तो हम तैयार हैं, हम अदालत में लड़ाई करेंगे, क्योंकि ये अदालतों की तो लड़ाई है नहीं। दरअसल राहुल गांधी ने मानहानि का मुकदमा रद्द करने की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दी थी। 24 अगस्त को सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा था कि उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या के पीछे आरएसएस को नहीं बल्कि संघ से जुड़े कुछ लोगों को जिम्मेदार बताया था। राहुल के इस बयान पर कोर्ट ने शिकायतकर्ता राजेश महादेव कुंटे को अपना पक्ष रखने को कहा था। गुरुवार को याचिकाकर्ता के वकील यूआर ललित ने अपना पक्ष रखते हुए कोर्ट से कहा कि अगर राहुल गांधी अपने बयान के आगे ये जोड़ दें कि आरएसएस गांधी जी की हत्या में शामिल नहीं थी और भविष्य में राहुल गांधी इस तरह का बयान नहीं देंगे तो वो मुकदमा वापस ले लेंगे। इस पर राहुल गांधी के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि वो अपने बयान पर पूरी तरह कायम है कि गांधी जी को आरएसएस के लोगों ने मारा और ये लोग गांधी जी की बात करते हैं। इसके अलावा वो कुछ नहीं कहेंगे। अब इस केस की सुनवाई भिवंडी की अदालत में होगी और राहुल गांधी को सुनवाई में पेशी से छूट भी नहीं होगी। ये एक ऐसा कानूनी मामला है जिसकी सुनवाई तो भले ही अदालत में होती है, लेकिन इसका असर पूरी तरह देश की राजनीति पर पड़ता है। शायद यही वजह है कि चाहे कांग्रेस हो या आरएसएस, दोनों इस मामले में किसी भी तरह पीछे हटने को तैयार नहीं है। साफ है, महात्मा गांधी की हत्या पर राजनीतिक द्वंद्व अभी जारी रहेगा। कैमरामैन वाहिद के साथ अहमद अजीम, दिल्ली आज तक। एक और खबर आरएसएस की ही परी आ रही है गोवा से, जहां संघ में बवाल मचा हुआ है। गोवा के आरएसएस प्रमुख सुभाष वेलिंगकर को हटाने से गुस्साए 300 से ज्यादा संघ के कार्यकर्ताओं ने संगठन से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। संघ कार्यकर्ताओं ने कहा है कि अगर वेलिंगकर को संघ प्रमुख के पद पर बहाल नहीं किया गया तो अगले साल वो बीजेपी को हराने के लिए काम करेंगे। गौरतलब है कि वेलिंगकर पर आरोप है कि भारतीय भाषा सुरक्षा मंच बनाकर वो अलग से चुनाव लड़ने की तैयारी में थे। स्कूलों में शिक्षा के माध्यम के मुद्दे पर बीजेपी सरकार के साथ उनका टकराव काफी वक्त से चल रहा था। हाल ही में उनके संगठन बीबीएसएम के सदस्यों ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को काले झंडे भी दिखाए थे, जिसके बाद आरएसएस ने बुधवार को उन्हें हटा दिया। बाढ़ के विनाश से जूझ रहे बिहार की अब हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने वाले हैं जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। बाढ़ से घिरे लोग पेड़ों पर रहने को मजबूर हैं, 1-2 नहीं बल्कि पूरे 18 दिनों तक। बाढ़ की विनाश लीला से जूझ रहे बिहार की ये सबसे हैरान कर देने वाली तस्वीर है। ये तस्वीरें पोल खोल रही हैं नीतीश सरकार के राहत और बचाव इंतजाम के दावे की। भागलपुर के सबौर के पास बगदेर गांव के लोग पिछले कई दिनों से पेड़ पर रहने को मजबूर हैं। तस्वीरें देखिए। पेड़ पर बने मचान में पूरा परिवार मिल जाएगा। बच्चे लेटे हुए हैं, वहीं बकरी भी बंधी हुई है। आम आदमी की सवारी साइकिल भी पेड़ से लटकी हुई है। बाढ़ के संकट में जूझ रहे इस परिवार के बीच आज तक की टीम जब एनडीआरएफ के लोगों के साथ पहुंची तो लोगों का दर्द बाहर आ गया। अब महीना लगेगा, 25 रोज होने वाला है। मदद कितना बार मिला आपको? एक बार सर बिस्कुट दिया है, आज मिला है। कैसे जिंदगी काटते हैं यहाँ पर? यहाँ पर तो पक्षी की तरह का हम लोग कैसे बिता रहे हैं, सामान जोखते हैं, पानी का बाढ़ में कैसे हम लोग रहेंगे। जैसा गंगा माई करेगा वैसा रहते हैं। किसी दिन भूखे रहते हैं, किसी दिन सत्तू घोर के पीते हैं। सर जीवन इसी तरह से बिता रहे हैं, कोई व्यवस्था है ही नहीं।
सबौर के बगडेर गांव के करीब 45 परिवार हैं जो इस तरह जिंदगी जीने को मजबूर हैं। चारों तरफ पानी के बीच इस तरह रहना किसी जोखिम से कम नहीं है, क्योंकि बाढ़ के पानी के साथ अक्सर इनका मुकाबला जहरीले सांपों से भी हो जाता है। मोटा मोटा सांप गभौना है, दामिन है, बहुत रहता है, लेकिन उसका बगल में हम लोग रहते हैं, कैसे समय काटते हैं। बहरहाल एसडीआरएफ की टीम ने इन लोगों को राहत शिविर में ले जाने की कोशिश की, लेकिन सामान चोरी होने के डर से इन्होंने राहत शिविर में जाने के बजाय पेड़ों पर रहना ही मंजूर किया। भागलपुर से राजीव के साथ आज तक ब्यूरो। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इंडिया 360। जयपुर की सड़कों पर आज एक पूर्व महारानी और पूर्व राजकुमारी की लड़ाई का अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला। जयपुर के राजमहल पैलेस के दरवाजे पर ताला जड़ने के वसुंधरा सरकार के फैसले के खिलाफ पूर्व राजमाता आज सड़कों पर निकल पड़ी। जायदाद की जंग में आज पूर्व राजघराने के बड़े बड़े नाम और चेहरे जयपुर की सड़कों पर उतर पड़े। राजमहल पैलेस को सील करने के खिलाफ पूर्व राजमाता खुली जीप पर सवार होकर निकली तो माहौल में रजवाड़ों के जमाने के नारे गूंजने लगे। राजघराने को चोट इस बात की लगी है कि आखिर पुलिस और प्रशासन ने कैसे राजमहल पैलेस में बुलडोजर चलवाए और होटल पर सरकारी सील जड़ दी। दिया कुमारी खुद बीजेपी की विधायक हैं, लेकिन जब बात होटल बचाने की आई तो आवाजें सरकार के खिलाफ उठी। आप ये तो देखिए, बता रहे हैं आपका गेट तो मैं नहीं खोल पाऊंगा। नहीं, कैसे नहीं खोल पाएंगे? तो हम कोर्ट से करवाएंगे। गेट तो नहीं खोल पाएंगे। ठीक है। और वो आपकी यहाँ की एमएलए है सवाई माधोपुर की, गवर्नमेंट की, उसके साथ थोड़ा तो आप ढंग से बात करते। और ये जो गेट बंद कर दी, ये हमारा आगे का रास्ता है, वो आप कैसे बंद कर सकते हैं? दरअसल चंद दिन पहले जयपुर प्रशासन ने होटल राजमहल पैलेस पर सरकारी हुक्मनामे के साथ धावा बोल दिया था। पहले तो होटल का हिस्सा ढहा दिया गया और फिर सील करके पूर्व राजघराने को चुनौती दे डाली। बीजेपी विधायक दिया कुमारी मौके पर पहुंची और वहां मौजूद अफसरों से भिड़ गई। अब पूर्व राजघराना अपने उन बही खातों को पलट रहा है जहां मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक के बीच उनकी शानदार हैसियत का ढिंढोरा पीटा गया है। अब सरकार कानूनी रास्ते का जिक्र करके पुराने जमाने के इन रजवाड़ों से सीधी जंग से बच रही है। देखो, इस विषय के बारे में मेरी अधिकृत कोई जानकारी नहीं है। मैं सोचता हूँ जिस प्रकार का भी है, कानूनी उसका हल करेगा। करीब 23 साल बाद सरकारी फाइलों से जमीन का मसला जिन की तरह निकला है और आग बबूला पूर्व राज परिवार ने थोक के भाव 5 मुकदमे जवाब में जड़ दिए हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है कि राजघराना अपनी जनता से अपील कर रहा है कि मौजूदा सरकार के खिलाफ वो राजमहल में आए और उनके साथ मौजूदा सरकार के खिलाफ कूच करें। राजकुमारी बीजेपी की विधायक हैं, लिहाजा विपक्ष दूर से बैठकर मजे ले रहा है। कैमरामैन की शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। बड़ी खबर आ रही है हरियाणा से, जहां जस्टिस एसएन ढींगरा कमीशन की रिपोर्ट सरकार के पास पहुंच गई है और सरकार ने इसकी तकनीकी और कानूनी जांच शुरू भी कर दी है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने आज तक को बताया कि अब सरकार कैबिनेट की मीटिंग बुलाएगी जिसमें तय किया जाएगा कि आगे की कार्रवाई इस रिपोर्ट पर कैसे और कब होगी। जस्टिस एसएन ढींगरा ने हरियाणा सरकार को रॉबर्ट वाड्रा मामले की फाइल सौंप दी है। फिलहाल हमारे साथ अनिल विज हैं। विज साहब, जिस दिन सरकार बनी थी सबसे पहले आपने बोला था कि सबसे पहले हम इस वाड्रा लैंड डील की जांच करवाएंगे। जांच हो गई, कमीशन बैठाया गया, रिपोर्ट आपके पास आ गई है। अब सरकार का अगला कदम क्या है? देखिए, अब कल रिपोर्ट पेश हुई है और 187 पेज की रिपोर्ट है और लीगल रिपोर्ट है। उसको लीगली एग्जामिन करवाएंगे और जैसा जस्टिस ढींगरा ने कल संकेत दिया है, उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर इसमें अनियमितताएं ना हुई होती तो मैं 187 पेज ना लिखता। इसका मतलब अनियमितताएं हुई हैं और अगर अनियमितताएं हुई हैं तो किसी भी अनियमितता करने वाले को, फिर चाहे वो कोई हो, चाहे वो किसी का दामाद हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई अफसर हो, हम किसी को भी छोड़ने वाले नहीं हैं। ये मामला हम बहुत देर से उठा रहे हैं। पिछले 5 साल भी जब मैं विपक्ष में था, इसको मैंने बार बार इस मामले को उठाया है
और हम बड़ी बेताबी से इंतजार कर रहे थे इस रिपोर्ट की। अब वो रिपोर्ट आज के लिए 360 में बस इतना ही। वक्त हो गया है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए आज तक।